आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 17 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, बिना हेडलाइंस के। ज्यादातर खबरें ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग से जुड़ी होंगी। ये ऐसी खबरें होंगी जिनकी शायद ही बहुत कम जगह चर्चा हो रही होगी। कुछ खबरें गजा और दूसरे मकामों से भी होगी। पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर यह है कि IAEA ने ईरान को लेकर एक फिक्र पैदा करने वाला बयान दिया है। यूनाइटेड नेशंस के एटॉमिक वॉचडॉग IAEA ने सैटेलाइट इमेजरी की बुनियाद पर आज ये तस्दीक की है कि इसराइल के हमले में ईरान की अंडरग्राउंड नतांज न्यूक्लियर साइट पर भी सीधा असर हुआ है। यानी अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो रेडिएशन फैलने का खतरा बन सकता है। इससे पहले इसी IAEA ने मंडे को ये कहा था कि सिर्फ ऊपर का हिस्सा और बिजली का निज़ाम उसका नुकसान हुआ है, वो नुकसान का शिकार हुआ है। मगर अब नए जायजे के बाद, नई इमेजेस आने के बाद एजेंसी ने बताया है कि अंदर के हिस्सों पर भी सीधा असर पड़ा है। नतांज साइट ईरान का एक अहम यूरेनियम एनरिचमेंट मरकज़ है जो ज़मीन के नीचे बनाया गया था ताकि किसी भी फौजियाती हमले से महफूज रह सके। इसराइल ने इसी को निशाना बनाया है। बढ़ते हैं आगे। अगर अमेरिका ने इसराइल ईरान जंग में हिस्सा लिया तो पूरा इलाका जंग में उलझ जाएगा। ये बयान और वार्निंग यूरोपीय यूनियन की तरफ से आई है, जिसका मकसद अमेरिका को ये इशारा देना था कि ठहर जाओ, नेतन्याहू के चक्कर में ईरान से उलझ मत बैठना। यूरोपीय यूनियन के टॉप डिप्लोमेट ने आज कहा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में डायरेक्ट हिस्सा लिया तो ये पूरे रीजन को एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ढकेल देगी। यूरोपीय कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास ने यह बताया है कि उनकी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाल ही में बात हुई, जिसमें मार्को रूबियो ने भी ये तस्लीम किया कि हाँ, यह अमेरिका के लिए भी फ़ायदे का सौदा नहीं होगा अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट लिया गया। अमेरिका समझ तो रहा है या फिर दुनिया से अलग बातें कर रहा है, क्योंकि तैयारी कुछ और लग रही है। बढ़ते आगे। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने आज कहा है कि ईरान में हुकूमत तब्दील करने की कोशिश करना एक भारी और बड़ी स्ट्रेटजिक गलती साबित होगी। उनका कहना था कि जो लोग ये समझते हैं कि किसी मुल्क को बाहर से बॉम्ब गिरा के बचाया जा सकता है, वो हमेशा गलत साबित हुए हैं। मैक्रोन ने यह भी कहा कि किसी मुल्क पर ज़बरदस्ती फैसले थोपना ना उस मुल्क के हक में होता है और ना अमन के लिए बेहतर होता है। मैक्रोन का ये बयान तब आया जब इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ईरानी आवाम को भड़काते हुए कल ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके निज़ाम को उखाड़ फेंकने को कहा था और अमेरिका पर भी ऐसा करने का प्लान बनाने का इल्ज़ाम लगातार लगता रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। ईरानी मिसाइल्स को गिराने का इल्ज़ाम झेल रहे जॉर्डन के बादशाह ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा है कि ईरान पर इसराइल के बढ़ते हमले हर किसी के लिए ख़तरा है। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला II ने आज यूरोपियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल का ईरान पर बढ़ता हुआ हमला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़े खतरे का सिग्नल है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि कोई नहीं कह सकता कि ये जंग किस हद तक फैल सकती है। ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक मोड़ लेना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने इसराइल के फ़लस्तीन में तोड़फोड़ पर भी तनकीद की और कहा कि अगर इसराइल के बुलडोज़र गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनी घरों, जैतून के दरख्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटाते रहे तो वो इंसानी अखलाकी बुनियादों को भी कुचल डालेंगे। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। वो लोग जो अमन के मुहाफ़िज़ बनते हैं वो किस तरीके से जंग की तैयारियां कर रहे हैं समझिए। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ रही है जंग और इस बीच ब्रिटेन ने अपने एक्स्ट्रा फाइटर जेट्स और दूसरे मिलिट्री साजो सामान मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने इसी शनिचर को ये बता दिया था कि वो मिडिल ईस्ट में अपने एसेट्स शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें जेट्स भी शामिल हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट दिया जा सके। जाहिर है ये सपोर्ट इसराइल को ही दिया जाएगा। सब बिल्कुल वही हो रहा है जो इराक के साथ हुआ था, सद्दाम के साथ हुआ था। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यूरोफाइटर टाइफून नाम के फाइटर जेट्स ब्रिटेन की तरफ से मिडिल ईस्ट भेजे गए।
बढ़ते आगे, ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इसराइल की कमर तोड़ना है हमें, और ये बदला जो शुरू हुआ है ये जारी रहेगा। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजियाती कार्रवाई जारी रखेगी और ज़ायनी दुश्मन को ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रिजा तलाई निक ने कहा कि हमारी कौम एक थोपी हुई जंग का सामना कर रही है। दुश्मन हर तबके के हौसले और मजबूती को निशाना बना रहा है। जनरल तलाई निक ने यह भी कहा कि ईरान की फौज ज़ायनी रजीम की गर्दन तोड़ने के लिए पुरअज़्म है और जवाबी हमले रुकेंगे नहीं। उधर इसराइली फौज ने आज यानी मंगल को तेहरान के सेंट्रल इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज़्यादा लोगों को शहर छोड़ने का हुक्म दिया। कहा कि तेहरान छोड़कर चले जाओ। ये वो इलाका है दोस्तों जहां ईरान का स्टेट टीवी हेडक्वार्टर्स है, जिस पर कल मिसाइल गिराई गई। पुलिस का सेंट्रल ऑफिस भी यहीं है और 3 बड़े हॉस्पिटल्स भी यहीं हैं। तेहरान का एक इलाका है, वहां से सभी को निकलने को कहा गया और ये सब चीज़ें यहीं हैं। लोगों को निकालने का ये इवैक्यूएशन ऑर्डर इसराइल की तरफ से उस वक्त आया जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरानी आवाम को तेहरान छोड़ने की धमकी भरी सलाह दी। फिलहाल तेहरान के लोगों में खौफ का माहौल है। आम लोग खौफजदा हो ही जाते हैं और कई लोग सेंट्रल तेहरान के इलाकों से अपने घर छोड़कर निकलते हुए भी देखे गए हैं। हाईवेज पे लंबी कतारें हैं। हर किसी को अपनी जान अजीज़ है, अपने बच्चों अपने बुज़ुर्गों की जानें प्यारी हैं। अब कुछ बड़ी हेडलाइंस यहाँ से। इसराइल ने ये कहा है, दावा किया है कि उसने मिसाइल साइट्स को स्ट्रक किया है, यानी उन पर हिट किया है अपने हमलों में। ये वेस्टर्न ईरान के इलाके में बताई जा रही हैं। इसराइल ने कहा है कि यहाँ पर मिसाइल्स प्रोडक्शन यूनिट थी और ज़ख़ीरे भी मिसाइल्स के रखे हुए थे और ये सारी मिसाइलें इसराइल पर चलने वाली थी, इसलिए हमने उन्हें पहले ही तबाह कर दिया। और ये कहा है कि दर्जनों मिसाइल्स लॉन्चर भी जो थे वो इस दौरान इसराइली हमलों में तहस नहस हो गए। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल का एक और F-35 फाइटर जेट मार गिराया है और ये मार गिराए गए फाइटर जेट्स की सीरीज़ में चौथा फाइटर जेट है। हालांकि हमें किसी के मलबे की तस्वीर देखने को नहीं मिली, लेकिन ईरान ने ये दावा किया है तो कुछ तो होगा कि ये चौथा F-35 फाइटर जेट 5th जनरेशन का मोस्ट एडवांस इसराइल की ताकत, अमेरिका का गुरूर, उसे चौथी बार मार गिराया है तबरीज़ में, जो तबरीज़ इलाका है ईरान का। ठीक है। और इसके अलावा एक हेडलाइन ये है ईरान से कि ईरान ने जो कल स्ट्राइक की इसराइल में, वेज़मेन जो उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसराइलियों का, वो टोटली वाइप आउट हो गया है। ये बताया गया है कि पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, पूरी तरीके से तबाह हो गया है। अब इसका जो है इसकी अहमियत क्या है, इसे इसराइली मीडिया ने साइंटिफिक एंड मिलिट्री ब्रेन बताया इसराइल का साइंटिफिक और मिलिट्री दिमाग। यहीं सब कुछ सारी चीज़ें तय होती हैं। यहाँ पर नई नई रिसर्च का भी मामला, नए नए हथियार और कहाँ कैसी स्ट्रेटजी बनाकर हमला करना है, कहाँ पेजर में और उसमें वो कर देना है, सब कुछ यहाँ तय होता है। इसी दिमाग को मारा है कल इसराइल ने, इसी दिमाग वाली बिल्डिंग पर चोट की है और तबाह कर दिया। ये उसकी तस्वीरें भी ये मैं न्यूज़ में दिखाई गई हैं। पहले ये बिल्डिंग ऐसे थी, बड़ी क्यूट थी, अब ये भूत है, पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। खैर, द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन है, गज़ा से है कि आईडीएफ की ट्रूप्स, आईडीएफ के फौजी और यूनिट्स उनकी ये जबालिया में बढ़ रहे हैं आगे। नॉर्दर्न गज़ा में जबालिया के कुछ एरियाज़ हैं जहां अब तक ये फ़ौज नहीं घुसी थी, अब घुस रही है और यहाँ पता चला है कि एक बड़ा ऑपरेशन इसराइल ने शुरू भी कर दिया है। कफ्र जबालिया इस इलाके को कहते हैं और ये हमास की एक बटालियन थी, उसके नाम पर इस इलाके का नाम है। बताया जा रहा है कि हमास यहाँ पर एक बड़ी टक्कर दे रहा है और हमास को ज़ेर करने के लिए इसराइल बड़ा ऑपरेशन चलाने जा रहा है। अगर इसराइल ईरान में इंगेज हो गया, इट डजंट मीन कि वो गज़ा में रुक गया है। ये और बात है कि उसने कहा है कि प्रायोरिटी या जो हमारा जो फर्स्ट वॉर रहना है वो अब ईरान है, सेकंड जो है वो गज़ा है। इसराइल कार्ड्स बोला था, लेकिन फिर भी गज़ा में कुछ रुका नहीं है। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने
इसराइल के हथियारों पर उसे हथियार बेचे जाने पर पाबंदी लगाने को कहा है। स्पेन पहले भी इसराइल पर सख्ती करता रहा है, लेकिन स्पेन ने कहा है कि हमारा बिजनेस ज़्यादातर यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ और इसराइल से रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन से के मेंबर्स अब भी इसराइल को हथियार दे रहे हैं। हम उन सब से मुतालबा करते हैं कि ये सब कुछ जो इसराइल ईरान में इस तरीके से हमले कर रहा है, गज़ा में हमले कर रहा है, उन्हें रोकने के लिए हमें उसे हथियारों की खुराक रोकनी पड़ेगी और इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमने आपको सुबह बताया था कि यूएई के फुजैरा के यूएई में जो एक एमिरेट है फुजैरा, उसके साहिल के करीब 3 जहाज़ों में आग लग गई है और कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कोई हमला किया है। ऐसा खदशा, ऐसा माना जा रहा है, दावा भी नहीं कहा था। हमने आपको बताया था ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर वो जहाज़ गए थे उस तरफ, तो पता ये चला है कि वो उन जहाज़ों पर, मैंने इंसिडेंट ही कहा था उस वक्त, उन जहाज़ों पर कोई हमला नहीं हुआ था। ये कहा जा रहा है कि वो उनकी टक्कर हुई। अब भी ये भी कहा जा रहा है, ये भी बहानेबाजी है, असलियत छुपाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो अब खबर निकल कर सामने आई है वो यही है कि दोनों में टक्कर हुई थी, दोनों में ऑयल था, इस वजह से आग लग गई। ऑयल टैंकर्स थे और 24 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उस ऑयल टैंकर से जो गल्फ ऑफ ओमान में टकरा गया था। खैर, वो बताना भी था कि क्या हुआ उस जहाज़ का, है ना। तो अब जो है एक और ख़बर ये है, ये यूक्रेन और रूस के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी है कि 14 लोग मारे गए हैं और 40 लोग लगभग ज़ख्मी हैं कीव में। यानी यूक्रेन की दारुल हुकूमत पर इतना बड़ा हमला किया है रशिया ने, और रशिया ने इसके लिए ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार कर दी है कीव में। और आप अगर बिल्डिंग देखेंगे तो दारुल हुकूमत कीव में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खीला बनकर नीचे आ गई है, सिर्फ मलबा रह गया है, जिसमें 14 लोग इस हमले में मारे गए हैं और दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए थे यूक्रेन के ऊपर। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट और वो जंग उधर अपने यूँ कहें कि अपने एरेना में फुल फ्लो में चल रही है। अच्छा, एक मैं सोच रहा हूँ आपको एक खबर दे दूँ आखिरी। ट्रंप ने जो ये कहा गया है कि ईरान के ऊपर हमले के लिए राज़ी हुए, वो जो माइक हग्बी है एम्बेसडर इसराइल में, उसकी एक भविष्यवाणी या उसकी जो है डिवाइन एक्सॉर्शन की वजह से जो है हुए। अब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि ट्रंप क्या क्या चीज़ों पर यकीन करते हैं। हकाबी के दिव्य आह्वान के बाद ट्रंप ने जो है वो ईरान के लिए हमले का मूड बना लिया। हालांकि पहले वो चाहते थे कि इसराइल हमला ना करे, लेकिन बाद में वो हमले की तरफ झुक गए। ट्रंप को भेजे गए पैगाम में जो एम्बेसडर हकबी है, उसने कहा कि ये जो सदर हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप, ये एक सदी के शायद अब तक के सबसे अहम सदर हैं और सबसे बेहतरीन सदर हैं। ज़रा सुनिएगा, आपको हंसी आएगी। उनका मैं पैगाम पढ़ देता हूँ। वो इतना, मतलब मैंने कहा यार ये लोग भी अंधविश्वासी हैं क्या? राजाओं की जो है तारीफ़ करना तो बहुत पहले कवियों का काम था। हाँ, हकबी ने ट्रंप की जिम्मेदारियों के वज़न को ध्यान में रखते हुए लिखा, मैं नहीं चाहता कि आपके कंधों पर जो फैसले हैं वो कोई और ले। सर, आपसे बात करने वाली कई आवाज़ें हैं, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ मायने रखती है, उनकी आवाज़। उन्होंने आगे कहा, मेरी ज़िंदगी में कोई भी सदर आपके जैसी पोजीशन में नहीं रहा। 1945 में ट्रूमैन के बाद से नहीं, वही इतने मजबूत थे। और जो लिखा गया वो ये है, हकबी ने कहा कि शायद अब तक के आप सबसे अहम सदर हैं, और ज़ोर देकर कहा कि एक आवाज़ मायने रखती है, उनकी आवाज़। और उन्होंने लिखा, भगवान ने यानी ईश्वर ने यानी गॉड ने आपको बटलर और पीए में बख्शा। आपने इस पल की तलाश नहीं की थी, इस पल ने आपको खोजा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब लोग जाते हैं ना, या बस लिखना रहना बाकी रह गया। तो मतलब कोई कहे कि चर्च में लोग, या मतलब मान लें मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आज मैंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। यहाँ ये बंदा लिख देता कि भगवान ने आज ट्रंप के दर्शन प्राप्त किए। ये ऐसे लोग हैं, ये लोग हैं जो जंग के लिए उकसा देते हैं तारीफ़ें करके। आप जैसा, आपका भाला 180 किलो का, आपकी तलवार 340 किलो की, कौन भिड़ेगा आपसे? कोई नहीं है टक्कर में, लोग पड़े हैं चक्कर में, भिड़ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।